उत्तर प्रदेश को दहलाने की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई। कल जब 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, इन आतंकियों के तार अलकायदा से जुड़ते हुए साफ नजर आए और इन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश में जगह जगह ब्लास्ट करने की ये बड़ी साजिश नाकाम हुई। लेकिन अलकायदा के आतंकी तो गिरफ्तार हुए, लेकिन जिस पुलिस ने उन्हें पकड़ा उस पुलिस पर सवाल विपक्ष ने उठा दिए। अखिलेश यादव ने आज कह दिया कि इस पुलिस पर यानी यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती कह रही हैं कि जिस समय ये कार्रवाई की गई वो टाइमिंग संदेह पैदा करता है। बड़ा सवाल ये है कि पुलिस पर भरोसा नहीं है तो क्या आतंकियों पर है? क्या देश हित में पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाया जाना गलत नहीं है? इसी पर आज महाभारत कर रही हूं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी दहलाने की साजिश नाकाम, विपक्ष क्यों परेशान? वोट के लिए पुलिस कार्रवाई पर चोट। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। आतंक पर प्रहार से किसकी सियासत पर वार? ये सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाएंगे और आतंकियों के साथ सहानुभूति रखेंगे। आतंकियों पर एक्शन से किसको टेंशन? समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में आप अच्छी तरह जानते हैं जिस ढंग से आतंकवादियों को, टेररिस्टों को प्रश्रय मिलता था, उसी की भाषा वो बोल रहे हैं। यूपी को दहलाने की साजिश का भंडा फोड़कर यूपी एटीएस ने आतंकियों के प्लान पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। रविवार को यूपी एटीएस ने 2 अलकायदा के आतंकियों को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के बाद अब तक की जांच में एटीएस ने जो खुलासे किए हैं बेहद ही चौंकाने वाले हैं। आतंकी बहुत बड़ी साजिश रचने की फिराक में थे। आतंकियों की मंशा यूपी में दहशत फैलाने की थी। यूपी के कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट का प्लान था। राम मंदिर आतंकियों के निशाने पर था। यही नहीं, मथुरा और काशी के धार्मिक स्थलों पर भी धमाके की प्लानिंग थी। आतंकी अपनी सोची समझी साजिश के तहत अपने मिशन में लगे हुए थे, लेकिन आतंकी साजिश को अंजाम तक पहुंचाते उससे पहले ही यूपी पुलिस ने पूरे आतंकी साजिश का भांडा फोड़ कर दिया। पुलिस ने आतंकियों को गिरफ्तार कर यूपी को बहुत बड़ी साजिश से बचा लिया। पुलिस अब भी आतंक के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। लेकिन कल जिस वक्त यूपी पुलिस और एटीएस की टीम आतंकियों के मंसूबे को नेस्तनाबूद कर रही थी, ठीक उसी समय यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे थे। पूरे देश में यूपी एटीएस के बिना गोली चलाए आतंकियों को गिरफ्तार करने और मानव बम वाली साजिश को नाकाम करने की तारीफ हो रही थी, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे थे कि उन्हें यूपी पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो बक्का में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। ये वही पुलिस है जब अखिलेश सत्ता पर थे तो इसी पुलिस की तारीफ करते थे, लेकिन आज विपक्ष है। अखिलेश ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने चौतरफा हमला बोल दिया। बीजेपी कह रही है कि आतंकियों के मुकदमे वापस लेने वाली समाजवादी पार्टी से उम्मीद भी क्या की जाए। हम कोई पॉलिटिकल दबाव में नहीं रखते हैं अपनी एजेंसियों को, क्योंकि ये तो आतंकियों को महिमा मंडित करने वाले लोग हैं। यही अखिलेश यादव जी की सरकार जब आई थी तो ये तो आतंकियों पर से मुकदमे हटाने के लिए भी आदेश कर रहे थे, तो इनसे यही उम्मीद की जा सकती है। ये सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाएंगे और आतंकियों के साथ सहानुभूति रखेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में आप अच्छी तरह जानते हैं जिस ढंग से आतंकवादियों को, टेररिस्टों को, गुंडों को, जो समाज विरोधी तत्व थे उनको प्रश्रय मिलता था, उसी की भाषा वो बोल रहे हैं। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो देश के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है, हम ऐसी कड़ी कार्रवाई करेंगे कि उनकी 7 पुश्तें भी याद करेंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर लिखा, अलकायदा के आतंकियों पर भरोसा है लेकिन यूपी पुलिस पर नहीं। बाहर तुष्टीकरण की अंधी समाजवादी राजनीति। अखिलेश ने यूपी पुलिस पर सवाल उठाए तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। आतंकियों की गिरफ्तारी पर मायावती ने सवाल उठाते हुए 2 ट्वीट किए और लिखा कि यूपी विधानसभा आम चुनाव के करीब आने पर ही इस प्रकार की कार्रवाई लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। अगर इस कार्रवाई के पीछे सच्चाई है तो पुलिस इतने दिनों तक क्यों बेखबर रही? ये वो सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। अतः सरकार ऐसी कोई कार्रवाई न करे जिससे जनता में बेचैनी और बढ़े।
आतंकी साजिश का भंडाफोड़ कर यूपी को आतंकी हमले के दलदल से बचाने वाली पुलिस पर सवाल उठाकर विपक्ष क्या साबित करना चाहता है? सवाल ये कि पुलिस का मनोबल बढ़ाने के बजाय पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाना क्या पुलिस के आत्मसम्मान पर चोट नहीं? ऐसी बयानबाजी से विपक्षी दल आतंक के खिलाफ लड़ाई को कमजोर नहीं कर रहे हैं। सवाल ये भी कि विपक्ष के लिए वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति ही सब कुछ है। आतंक के खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर सवाल उठाना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आतंक पर सियासत करने वालों को देश क्यों बर्दाश्त करे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाभारत के केंद्र में जो सवाल है मैं उन पर आऊं उससे पहले आपको बताऊं कि आज मेहमान कौन कौन से जुड़ रहे हैं हमारे साथ महाभारत में। बीजेपी के उत्तर प्रदेश से प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ आज महाभारत में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अवनिजेश अवस्थी जी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी डॉक्टर बिक्रम सिंह। हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता कपिल श्रीवास्तव। हमारे साथ हैं महाभारत में आज राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सतीश प्रकाश, बीएसपी का पक्ष रखते हैं, और इस्लामिक स्कॉलर मसूद फयाज हाशमी साहब बहुत दिनों बाद हमारे साथ महाभारत में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं महाभारत की शुरुआत करूंगी उन सवालों से जो आज इस बहस के केंद्र में है। महाभारत में आज मैं पूछ रही हूं पुलिस पर नहीं तो क्या आतंकियों पर भरोसा है? सवाल आज महाभारत में यह कि यूपी पुलिस एक्शन में है, विपक्ष क्यों टेंशन में है? यह कार्रवाई पुलिस कर रही है, लेकिन इस पर सवाल उठाना कब बंद करेंगे? आतंक पर प्रहार से आखिर किसकी सियासत पर वार है? सवाल आज पूछ रही हूं कि सुरक्षा बड़ी या वोट की सियासत जरूरी? और सवाल आज महाभारत में यह कि पुलिस बहाना है, क्या योगी सरकार निशाना है? इन्हीं सवालों के साथ आज महाभारत की शुरुआत कर रही हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने जो बड़ी कार्रवाई की, उन कार्रवाई पर कैसे सवाल उठे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बड़ा टेरर प्लॉट किस तरह से सामने रख दिया अलकायदा के आतंकियों को गिरफ्तार कर। पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश की पुलिस की वो कार्रवाई जिन पर लगातार विपक्ष हमलावर हुआ है, और क्यों हुआ है? उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या इसलिए हुआ है? पुलिस ने क्या किया? लोनी का वो फेक वीडियो जिसमें कहा गया कि इन बुजुर्ग के साथ किस तरह मारपीट की गई और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा गया, फेक वीडियो था, इसे वायरल किया। और वो नेता भी विपक्ष के शामिल थे जिन्होंने इस फेक वीडियो को वायरल किया। श्री राम के नारे लगाने की बात कही गई और आप जानते हैं सोशल मीडिया पे किस तरह से इसे फैलाया। ये पूरा पुलिस ने सामने रख दिया। आपको सुनवाते हैं उस समय असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था। सुनिए ओवैसी साहब ने कैसे इस वीडियो पर को आगे रखा था। बुरी तरह पीटा जा रहा है, बुरी तरह मारा जा रहा है, वीडियो निकाला जा रहा है। और ये बराबर 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, राइट टू डिग्निटी जो मुसलमानों का है उसको छीन लिया जा रहा है। और ये उसी वक्त रुकेगा जब बीजेपी और आरएसएस इसको रोकना चाहेगी। तब तक इस तरह के वाकयात मुसलमानों पर चलते रहेंगे अनफॉर्चुनेटली। कि एक फेक वीडियो जिसके जरिए किस तरह आग लगाने की कोशिश थी, लेकिन पुलिस ने उस पर कार्रवाई की, विपक्ष ने सवाल उठा दिए। अब धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा रैकेट किस तरह से यूपी पुलिस ने उसकी साजिश बेपर्दा कर दी, धर्मांतरण की साजिश का भांडाफोड़ किया, उमर गौतम को गिरफ्तार किया, तार जाकिर नायक तक जुड़े थे, उसे लेकर बाकायदा यूपी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन विपक्ष ने कैसे कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया गया है, यानी कि ये पूरा रैकेट क्या यूपी पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी बनाई? इसको लेकर विपक्ष कैसे हमलावर हुआ? सुनिए मायावती ने क्या कहा था जब धर्मांतरण का पूरा रैकेट सामने रखा था पुलिस ने। इसके पीछे हमें इनका राजनीतिक स्वार्थ कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है और ऐसा लगता है कि इसे अब ये देश के कुछ राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। देखिए ये सियासत यहीं खत्म नहीं होती है। कल एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर कैसे 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया, 2 आतंकी जिनके तार सीधे सीधे अलकायदा से जुड़े हैं, कैसे काशी, मथुरा, अयोध्या सबको दहलाने की साजिश थी। वो वीडियो भी सामने, तस्वीरें कल आपने पूरे दिन देखी किस तरह से अलकायदा के आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस पर कैसे पुलिस पर आरोप पहले लगा दिए गए और फिर सरकार पर सवाल उठा दिए गए। पुलिस पर भरोसा नहीं है कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया, और उसके बाद मायावती क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि इस सरकार पर हमें भरोसा नहीं है। एक बार सुनवाते हैं क्या कहा अखिलेश यादव ने कल की इस कार्रवाई
कार्रवाई पर। ये सारी पुलिसिया कार्रवाई किस तरह से बड़ी साजिशों का पर्दाफाश है, लेकिन पुलिस पर फिर भी सवाल है। सुनिए। तो बगदा में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। और मैं महाभारत की शुरुआत कर रही हूं कपीश जी आपके साथ, क्योंकि आपके नेता को पुलिस पर भरोसा नहीं है। पुलिस पर भरोसा नहीं है तो क्या आतंकियों पर है? सुचरिता जी, सबसे पहली चीज आपको मैं ये बता दूं कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस वार्ता करके इन बातों का खुलासा किया। ये वही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी हैं जिन्होंने हाथरस कांड को भी खुलासा करते हुए कहा था कि वहां कोई दलित बिटिया के साथ बलात्कार नहीं हुआ था। और आगे क्या हुआ, जब सीबीआई को इंक्वायरी सौंपी गई तो चार्जशीट सीबीआई लेकर के आ गई। आपको याद होगा कि आपके ही मित्र बंधुओं ने वहां पर बकायदा पीड़िता से मिलने के लिए आंदोलन खड़ा किया था, पत्रकार मित्रों ने। और यही योगी जी की पुलिस और योगी जी का प्रशासन आपको जाने नहीं दिया था। 3 दिनों तक आपको बैठना पड़ा था। तमाम लोग लाठी खाए, हम लोग भी लाठी खाए थे। तो इनकी एटीएस पे और पुलिस पर और भारतीय जनता पार्टी से योगी आदित्यनाथ सरकार पर तय से कपीश जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, इनकी एटीएस, इनकी पुलिस क्या राकेश त्रिपाठी जी की पुलिस इसलिए कह रहा हूँ, ये आपकी पुलिस नहीं है, ये राकेश जी की पुलिस है। ये आपकी नहीं है, अखिलेश जी की नहीं है, योगी आदित्यनाथ की है। लग गई है नूरपुर की अचानक। कपीश जी, कल 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। पहले तो मुझे ये बताइए, वो आतंकी आपको लगता है वो आतंकी है या आप उनको आतंकी भी नहीं मान रहे? सीधा सवाल पूछ रही हूँ, आतंकी गिरफ्तार हुए हैं या नहीं? मैं इतना सुचरिता जी, चूंकि मैं एक एडवोकेट हूं और राकेश तिवारी जी भी जो बैठे हैं वो एक एडवोकेट है, मैं लॉ की ही भाषा में बात कर सकता हूं, क्योंकि मुझसे ये अपेक्षा की जाती है कि मैं अगर विधि का छात्र हूं और प्रैक्टिस करता हूं विधि को, तो उसके हिसाब से ही अपनी बातें रखूंगा, आपके हिसाब से नहीं रखूंगा। मैं सीधी बात कहता हूं कि आतंकवाद में जिन लोगों को पकड़ा गया है वो आतंकवादी नहीं है, बल्कि अभियुक्त हैं आतंकवाद के। जब साबित हो जाएगा तो वो आतंकी होंगे। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं जो कहिए वो करने के लिए तैयार हूं। सर, आपके लिए तो जब तक फैसला नहीं हो गया, शायद कसाब भी अभियुक्त था, आतंकी नहीं था। आपके लिए तो कसाब भी अभियुक्त था, आतंकी नहीं था, जब तक कोर्ट ने नहीं कह दिया। सर कपीश जी, आप भले ही वकील होंगे, लेकिन एक जन भावना और एक देश हित की भावना से भी बातें की जाती है। एक देश हित की भावना से भी बात की जाती है। कपीश जी, मुझे वकालत, सर मैं वकालत में आपको कोई चुनौती नहीं देना चाहती, आप वकील है, अपनी बात कहिए। एक मिनट राकेश त्रिपाठी जी, सुचरिता बड़ी है। नहीं सर, मैं तो कपीश श्रीवास्तव, सर मैं तो छोटी सी अपना सी एंकर हूँ, आप सुन लीजिए मेरी बात। लेकिन जो बात आप कहते हैं इस शो में सर, वो बात बहुत से लोगों पर प्रभाव डालती है, तो सोच समझकर बोला करिए कपीश जी। मैं सिर्फ यही कहती हूं कि जो शब्द आपके मुंह से निकलेंगे सर वो वापस नहीं आएंगे। राकेश त्रिपाठी जी, क्या ये बाटला हाउस 2 हो रहा है? वहां आंसू बह गए थे, और इसी पार्टी ने यह भी कहा था कि किस तरह जन भावना को देखते हुए इन लोगों को छोड़ना चाहिए। ये बाटला हाउस 2 हो रहा है क्या राकेश त्रिपाठी जी? मैं समझा देता हूं। कपीश जी ने दावा किया कि वो वकालत करते हैं, इसलिए उनको याद दिला रहा हूं 23 नवंबर 2007 की लखनऊ में, जहां वो वकालत करते हैं, लखनऊ, वाराणसी और फैजाबाद, इन 3 जनपदों में कचहरियों में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। और सीरियल ब्लास्ट के मामले में 19 आतंकवादियों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा था। अखिलेश यादव जी जब सत्ता में आते हैं 2012 में, तो सत्ता में आने के बाद तुरंत इन्होंने पहला काम किया कि इन आतंकवादियों से कैसे मुकदमे वापस ले लिए जाएं। इसके लिए उत्तर प्रदेश के गृह मंत्रालय से एक रिपोर्ट इन्होंने तुरंत भेजी कोर्ट को, और कोर्ट से अपेक्षा की इनको मुकदमे वापस ले लिए जाएं। वो तो भला हो कि इस देश में संविधान का राज है, कोर्ट का राज है, और कोर्ट अपनी स्वतंत्रता से चलती है। कोर्ट ने इस बात को स्थापित किया। मैं जस्टिस आर.के. अग्रवाल के जजमेंट को बता रहा हूं। जस्टिस आर.के. अग्रवाल ने कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार क्या इनको पद्म विभूषण देना चाहती है इन आतंकवादियों से, और बाद में ट्रायल कंप्लीट हुआ। ट्रायल कंप्लीट होने के बाद इन आतंकवादियों को सजा मिली। और इसी मामले में अखिलेश यादव की सरकार ने उत्तर प्रदेश के 2 पुलिस अधिकारियों को, ब्रजलाल जी को और इस पैनल में बैठे हुए एक पुलिस अधिकारी हमारे साथ में, इन 2 पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने की संस्तुति कर दी थी, इनके ऊपर मुकदमा लिखाने की संस्तुति कर दी थी।
देखिए क्या है, आपकी मनसा क्लियर है। बाटला हाउस एनकाउंटर होता है, सोनिया जी की आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। जब कचहरियों में बम ब्लास्ट होता है, आतंकवादियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। एटीएस ने जान में जोखिम में डाल करके कल प्रेशर कुकर का बम बरामद किया, वहां से हाथ में प्रेशर कुकर का बम थमाने को मिल जाएगा ना कपीश जी। ये मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, ये जो मुंह से आवाज आ रही ना, कलेजा बिल्कुल चौड़ा करके अखिलेश यादव जी की, ये प्रेशर कुकर बम हाथ में आ जाएगा ना, इतना प्रेशर महसूस थोड़ा हमारी भी सुनिए। राकेश त्रिपाठी जी ने जो बात कही, जताना बंद कर दीजिए। पुलिस पर आप सवाल नहीं उठाते, आप उस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं जो देश हित में की गई। वो बात सही कह रहे हैं, वो प्रेशर कुकर बम कहीं भगवान ना करे कहीं फट जाता और उसके बाद क्या होता, वो तस्वीर को आप जहन में ला सकते हैं, आप तस्वीर को जहन में ला सकते हैं। मैं लाना नहीं चाहती हूँ। कपीश जी एक मिनट, कपीश जी अभी तो आपने वो सिर्फ प्रेशर कुकर बम देखा जिसे डिफ्यूज किया गया, जो हाथ में था उसे फटते हुए भी दिन देखे हैं हमने। एक मिनट राकेश जी जल्दी से बोलिए, फिर मैं अपनी जय जी के पास जाऊं। जी नहीं देखा है हमने संकट मोचन मंदिर में 2006 में यही प्रेशर कुकर बम फटते देखा है। 28 लोगों की मौत हुई थी, 101 लोग घायल हुए थे, यही प्रेशर कुकर बम लश्कर तैयबा ने तब फोड़ा था। देखिए मैं ये बात कह रहा हूं, अखिलेश यादव जी ये गैर जिम्मेदाराना बयान कब दे रहे हैं, जब उनके इर्द गिर्द में पुलिस का सुरक्षा घेरा है और पुलिस के सुरक्षा घेरे में बैठ करके वो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है तो सुरक्षा घेरा आज ही छोड़ दो, आज ही कहो, लिखो चिट्ठी। अभी आरोप है, अभी अभियुक्त है, यानी बचाने की पूरी कोशिश चल रही है कपीश जी की। अपनी जय जी को लीजिए और डीजीपी विक्रम सिंह जी को लीजिए। एक मिनट कपीश जी बचाना चाहते हैं अभी भी, बचाना चाहते हैं अभी भी आप उन्हें, बाद भी अभियुक्त ही मानते हैं। कपीश जी बचाना चाहते हैं, यानी वो तो बेचारे अभियुक्त हैं। सर सुनिए, कानूनी भाषा में बिल्कुल सही है, कानूनी भाषा में बिल्कुल सही है, लेकिन पुलिस पर आरोप लगाने से पहले तो आप नहीं सोचते। भाई को इन्होंने देने का काम किया, पीडीपी के साथ मिलकर के, जिसको कहते थे कि आतंकवादियों की सरकार चला रही है, उनके साथ 3.5 साल मलाई चाटी और छोड़ दीजिए। मैं कपीश जी अपनी सफाई दीजिए, वो अपनी सफाई देंगे। हर किसी को अपनी सफाई देनी है कपीश जी। यानी कि इनके शासन में जो पुलिस थी वो बिल्कुल सही काम कर रही थी, अभी की पुलिस झूठी है, फ्रॉड है और सिर्फ एक झूठी तस्वीर सामने रख रही है, यही कहना चाह रहे हैं। अरे उसको आप पंचायत चुनाव में मैं सुचरिता जी, ये जो कपीश जी बैठे हैं, हाँ। ये बीच में क्यों बोलते हैं सुचरिता जी? देखिए ये सुचरिता जी, ये जो कपीश जी बैठे, हाशमी जी को लीजिए, सतीश प्रकाश जी को लीजिए। हाँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं। उन आरोपियों, अभी मैं नहीं कह रहा कि वो आतंकवादी हैं, उन आरोपियों के वकील के रूप में बात ना करें। ये न्यायालय में जो उनके वकील होंगे वो बात कर लेंगे, अभी आप एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आज आपने सीबीआई को तो क्लीन चिट दे दी। अभी तक तो कहते थे सीबीआई सरकार की, बीजेपी की गोद में बैठी है, जेब में रखी हुई है। आज आपने सीबीआई को क्लीन चिट दे दी ना, अब दोबारा मत कहना कभी कि सीबीआई बीजेपी के पक्ष जेब में है। अगर सीबीआई की एक उदाहरण को अगर आप क्लीन चिट दे रहे हैं कि उसने सही काम किया, तो अब दोबारा कहने की जरूरत मत करना कभी सीबीआई को सरकारी संस्था कहने की। राकेश त्रिपाठी ने बहुत अच्छी बात कही है और सुबह विक्रम सिंह जी ने भी बात कही थी कि तो हटा देना, जिस पुलिस पे भरोसा नहीं है उस पुलिस को अपने आसपास क्यों आने देते हैं, क्यों आने देते हैं समाजवादी पार्टी के लोग? जिस पुलिस पे भरोसा नहीं है उसकी सुरक्षा घेरे में रह के उसी को गाली देंगे। और तीसरी बात, पुलिस का और सैन्य अफसरों का मनोबल गिराने का जो ये सुनियोजित षड्यंत्र हो रहा है, मुझे लगता है कि सेवानिवृत्त अवकाश प्राप्त पुलिस अफसर सामने आए, उच्चतम न्यायालय में जाएं और राजनेताओं को अपनी कुत्सित और घृणित राजनीति करने के लिए ऐसे बयानों के लिए उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। सतीश प्रकाश जी, अफसरों को जाना चाहिए उच्चतम न्यायालय में। सतीश प्रकाश जी, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, सतीश प्रकाश जी अगर चुनाव आने वाले हैं तो पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहे, क्योंकि कोई कार्रवाई करेगी, कोई साजिश के तार बेपर्दा करेगी तो आप कहेंगे टाइमिंग देख लीजिए, चुनाव से पहले क्यों? ये तो संदेह पैदा कर रहा है। अरे आपके मन में कुछ भी संदेह पैदा करे, लोगों की जान बचानी है कि नहीं बचानी है? देखिए सुचरिता जी, ये संदेह पैदा कहां से हुआ? और देखिए, हम बहन जी ने ट्वीट इसलिए किया कि आज उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसका मान सम्मान बचाना है।
सरकारें चेंज होंगी, पुलिस चेंज नहीं होगी। मान सम्मान जी, ऐसे बचा रहे मान सम्मान, ये कह करके इन पर भरोसा नहीं है। देखिए वाह सर, बड़ा मान सम्मान बचा लिया आपने, बड़ा सम्मानित कर दिया, पुरस्कृत कर दिया। देखिए सुचारिता जी, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, संविधान को कैसे मानना है, उसका कितना सम्मान करना है। हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि महाराष्ट्र में इनकी सरकार, बीजेपी की सरकार, फडणवीस जी मुख्यमंत्री, सनातन सभा के 4 आतंकवादी पकड़े गए और बाकायदा उनका विरोध करने वाली तमाम बीजेपी थी। और मेरे पास वो मान सम्मान नहीं दिया। भागवत जी ने सुनिए नहीं सतीश प्रकाश जी, पहले तो ये झूठ और ये बरगलाना बंद करिए कि आप मान सम्मान कर रहे हैं। सुनिए, आप सवाल उठा रहे पुलिस पर, आप उन पर आरोप लगाते हैं, मान तो आप गिरा रहे हैं। सुनिए, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मोहन भागवत जी ने इस घटना से नाराज होकर के बाकायदा कांग्रेस की तारीफ की। ये 15 दिन की कहानी है। दूसरी बात, ऐसा ही एक बम मालेगांव में फटा था। मालेगांव के आरोपी आजकल लोकसभा की शान बढ़ा रहे हैं। मेरा मानना यह है कि देखिए, उत्तर प्रदेश, आप राजनीति कीजिए, मेरा काम यह है कि सपा और बीजेपी के बीच हम उत्तर प्रदेश की पुलिस को फुटबॉल नहीं बनने देंगे, उसका मान सम्मान बचाएंगे। यही उत्तर प्रदेश की पुलिस 2 दिन पहले एक महिला का कीहरण हो जाता है। आप मान सम्मान पुलिस को कौन नहीं सतीश जी पहले आप पूरी कार्रवाई पर एक मिनट सतीश जी, मैं एक बार उठ के मैं पढ़ के बता देती हूँ। एक मिनट डीजीपी विक्रम सिंह जी को लीजिए एक बार स्क्रीन पर, और हाशमी जी को लीजिए। एक मिनट रुक जाइए। ये कहना कि चुनाव से, ये कहना कि दावा अगर सही है तो आतंकी पकड़े गए हैं, ये दावा सही है तो ये गंभीर बात है, ये आपकी नेता कह रही है। यानी भरोसा नहीं है उस पुलिस पर कि ये सही दावा कर रहे हैं, ये पूरा प्लान बना लिया। एक मिनट डीजीपी साहब मुझे ये बताइए, ये काशी मथुरा अयोध्या इनको निशाना बनाना, प्रेशर कुकर बम मिलना, वहां पर मानव बम बनाने की प्लानिंग करना, ये अलकायदा से तार होना, ये सब साजिश रच रही यूपी पुलिस बैठकर इस वक्त, ये सब प्लान बना रही है। जी, इससे ज्यादा ये बुनियाद नैतिक ढूंढना मुश्किल है। कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड दी है, इसीलिए दी है क्योंकि प्रथम दृष्टया जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है, और कोर्ट ने सभी अभिलेखों को और साक्ष्यों को देखने के मद्देनजर उनको 14 दिन का रिमांड दिया है। वरना कोर्ट अभी तुरंत इनको रिहा भी कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। और बचाव के पक्ष के वकील न होकर के अभी जो आपके सामने साक्ष्य है उसके मद्देनजर ये अलकायदा के सदस्य हैं, इनके पास से जो आपत्तिजनक सामग्री, प्रेशर कुकर बम, विस्फोटक, पिस्तौल, नक्शे जो मिले हैं, ये कहाँ आकाश से तो नहीं नीचे आए हैं, और अगर ये आए हैं तो इनसे बरामदगी हुई है, और इससे अच्छा साफ एनकाउंटर देखना मुश्किल है। क्योंकि यूपी पुलिस ने अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को ऐसा करके दिखाया कि बिना कोई जनहानि किए, बिना किसी इनको मारे, इनको जिंदा दस्तयाब कर लिए। वरना अगर ये मार दिए गए होते तब तक होता कि बेगुनाह नौजवानों की निर्मम हत्या और इनकी लाशों को चौराहे पर रख के उनका ताबीज बनाया गया होता। नहीं, ये सब डीजीपी साहब, ये तस्वीरें, ये तो मखौल उड़ा रहे हैं इन तस्वीरों का। जो तस्वीरें हमने कल पूरे दिन देखी, यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जान जोखिम में डालकर वो सब चीजें लेकर आ रहे हैं, प्रेशर कुकर बम हाथ में था, और वहां पर अगर कोई गोलियां चल जाती फिर क्या होता? सुचरिता जी, ये कर्मचारी बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ पटका, नाइट विजन डिवाइसेस लेके गए थे। ये तो ईश्वर की कृपा है कि कोई हताहत नहीं हुआ। हताहत हो जाते तो एक आंसू बहाने वाला, जैसे मोहन चंद शर्मा शहीद इंस्पेक्टर की बाटला हाउस में कोई किसी ने एक शब्द नहीं कहा उनकी शहादत के बारे में, वैसे आज हमारे जवानों के बारे में नहीं कहते। खैर, हम उसके मोहताज भी नहीं है। हमारे राजनीतिक मित्र जहां उनको अपनी वाकपटुता दिखानी जरूर दिखाएं, लेकिन हमें नाज है, गर्व है अपनी फोर्स और अपने एटीएस और यूपी पुलिस के ऊपर। मैं एक बार हाशमी साहब के पास जा रही हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार दिखाती हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था जब रिपब्लिक भारत से उन्होंने बात की थी। धर्मांतरण के तार उजागर होने पर उन्होंने कैसे कहा था कि यूपी पुलिस ने एक बड़ा षड्यंत्र उजागर किया, वो सुनिए एक बार, और सुनिए कैसे वो मानव बम की बात कर रहे थे। मानव बम की बात, क्योंकि इसमें भी मानव बम का इस्तेमाल होने की बात सामने आई। सुनिए जरा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र, मूक बधिर बच्चों को कैसे निशाना बनाते थे। मूक बधिर बच्चों के माध्यम से घर के अंदर घुसपैठ करना, पूरे परिवार को फिर धर्मांतरित करना, उन बच्चों को इतना जिहादी बना देना कि उनको सुसाइड स्क्वाड के रूप में महत्वपूर्ण केंद्रों पर हमला करने के लिए उनका इस्तेमाल करना, आस्था के केंद्रों पर हमला करने में उनका इस्तेमाल करना,
वीवीआईपी पे हमला करने के लिए उनका इस्तेमाल करके ये दुरुपयोग करने की एक साजिश का हिस्सा था। मानव बॉम्ब बनाने की बात करना, हाशमी साहब आप सुन रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ ने जब हमसे बात की थी रिपब्लिक भारत से, उन्होंने धर्मांतरण की साजिश बेपर्दा करने पर बात कही, लेकिन उन्होंने कहा कि कैसे मानव बम बनाए जा रहे थे जिससे धार्मिक स्थलों पर उनका इस्तेमाल करना, वीवीआईपी पर उनका इस्तेमाल करना। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूं, देश के मुसलमान सवाल नहीं उठा रहे हैं कल जो कार्रवाई हुई है, लेकिन मुसलमानों की राजनीति करने वाले नेता क्यों सवाल उठा रहे हैं सर? देखिए, इसका जवाब तो मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आपने ये जो भी योगी जी की जो क्लिप चलाई, तो आप ये साबित करना चाह रही हैं कि योगी जी ने जो कहा था कि मानव बम बनाए जा रहे हैं, उसी की कड़ी का एक हिस्सा था कल जो कांड हुआ है। तो आप ये बताना चाह रही हैं क्यों योगी जी को फंसवाना चाह रही हैं बेचारी? वो अखिलेश की बात ठीक हो जाएगी। जो अखिलेश यादव ने कहा कि ये सब कुछ रची जा रही है, सब प्लानिंग की जा रही है। दूसरी बात यह है कि ये जो जब कभी ये आज कोई नया कांड नहीं है, ये लोगों को, मासूम लोगों को पकड़ा जाता है, उन्हें आतंकवादी कह के जेल की सलाखों में भेज दिया जाता है, फिर 20 साल बाद 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। नो सर, मैं नहीं बोलने दे सकती आपको, आप इन्हें मासूम कह रहे हैं। आपने पहले, अभी तो वकील साहब कपीश साहब बोल रहे थे, वो उन्होंने पहले ही कह दिया अभियुक्त है, आप अभियुक्त कहते तो मैं मान भी लेती, मासूम कैसे? जब तक इन पे कोई अपराध साबित नहीं हो जाता तो मासूम है। आज मैं कह रहा हूं, मासूम है। और ये प्रेशर कुकर बम से क्या कर रहे थे अपने घर में? ये प्रेशर कुकर बम से क्या हो रहा था घर में? कौन सी मासूमियत झलक रही थी उस प्रेशर कुकर बम से? ये कांग्रेस की सरकार से चलता चला आया है। हाशमी साहब, टारगेट करो मुसलमानों को, जो मुसलमान यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, जो मुसलमान बिजनेस कर रहे हैं, जो मुसलमान पढ़ रहे हैं, जो मुसलमान इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन लोगों को घसीट के लाओ, उनको आतंकवादी बना के जेल में डाल दो। आपको कैसे पता ये पूरा प्लॉट सर? ये प्लॉट आपको कैसे पता ऐसा हो रहा है? और 20-25 साल के बाद पता ये प्लॉट सर कि हम क्षमा चाहते हैं, मुसलमानों को इस तरह से मांगता है, और आज सब लोग फिर कहीं चले जाते हो, फिर कहीं मीडिया आपने मेरा सवाल सुना नहीं शुरू में सर, आप भी तो मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं ना सर, लेकिन जब वो रिहा होकर आएंगे तो मीडिया खामोश होता है। मीडिया हाशमी साहब, मैंने यही कहा कि देश के मुसलमान सवाल नहीं उठा रहे हैं, मुसलमानों की राजनीति करने वाले नेता सवाल उठा रहे हैं। आप जैसे नेता, उस वक्त के पुलिस वालों ने सर इन आतंकियों को, सर इन्हें पकड़ा गया बिना किसी प्रूफ के, पुलिस ने कार्रवाई कर दी, इन्हें पकड़ा गया। क्यों पकड़ा गया सर? क्यों पकड़ा गया? मंशा क्या थी? बताइए ना सर, आपको तो पूरा प्लॉट पता है सर, प्लीज बताइए। ये तो वक्त बताएगा ना। नहीं, वक्त क्यों बताएगा सर? हाशमी साहब बताएंगे। वक्त क्यों बताएगा? हाशमी साहब बताएंगे। अरे पूरा प्लॉट पता है आपको, कैसे कैसे रचा गया बताइए। पकड़ा गया था चूंकि यूपी के अंदर इलेक्शन जीतना था बीजेपी को, आरएसएस को, उसके लिए प्लॉट तैयार करना था, उसके लिए जमीन तैयार करनी थी। ये बात साफ हो जाएगी। आज ये बात लगेगी। आज हाशमी साहब बिना सोचे बिना समझे आप किसी भी इल्जाम लगेगा, बिना सोचे बिना समझे आप देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को क्लीन चिट दे देते हैं। सर आप उन्हें अभियुक्त भी कहते तो मैं मान लेती, आप उन पर मासूमी का ठप्पा लगा रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि भोले भाले मुसलमानों को इसलिए खींचा जा रहा है कि चुनाव जीत सके। सर मुझे कहना नहीं चाहिए बट ये बहुत शर्मनाक बयान है। ये सर ये राजनीति करना बंद कर दीजिए। आपको अभी के लिए वोट मिल जाएंगे, देश का बहुत नुकसान होगा इससे। अभी के लिए वोट मिल जाएंगे, देश का बहुत नुकसान होगा। नहीं देखिए, देश का नुकसान मत करिए आप लोग, और खासकर आपका जो चैनल है वो बहुत नुकसान कर रहा है। अच्छे कामों को लाइए, अच्छे कामों पे। अगर योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने 7 साल में 5 साल में कुछ काम किए हैं तो उन कामों को आगे लाइए और उन कामों के जरिए वोट मांगिए। ये नफरत के नाम पे, एक बार मैं विक्रम सिंह जी को भी लीजिए। राकेश जी से पहले विक्रम सिंह जी को। महंगाई से जनता जो है बेहाल है, मेरी बात सुनिए। यूपी के बलात्कार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियों के। हमारे चैनल से बहुतों को नुकसान हो रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा। आप जैसे नेता जो मुसलमानों के नाम पर इस तरह की राजनीति कर रहे हैं उन्हें बहुत नुकसान होता है, आपने बिल्कुल सही कहा। आप जैसे नेता जो यहाँ पर देश को भड़काने की साजिश रचने की राजनीति करते हैं उनको बहुत नुकसान होता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, नुकसान होता है और आप जैसे लोगों को नुकसान होता रहेगा और होना चाहिए भी, और होना चाहिए। बिल्कुल सही। डीजीपी साहब एक मिनट, डीजीपी साहब
मैं जब उस दौराहे पे देश खड़ा है जहां आपको चयन करना है राष्ट्र की सुरक्षा में या चरमपंथियों की नकेल कसने में, तो जो लोग चरमपंथियों के पक्ष पे खड़े हैं, लानत है उनकी सोच पर और उनकी तर्क तार्किक शक्ति के ऊपर। मैं तो स्तब्ध हूं उनका तर्क सुनकर के बेगुनाह नौजवान, लेकिन अगर जिनके पास से जो नक्शे कुकर बरामद हुए हैं वो बेगुनाह तब होंगे जब कोर्ट से एक्विटल होगा। आपके चीखने से कुछ नहीं होने वाला है, आपके चीखने से कुछ नहीं। और सीखिए, और सीखिए, और सीखिए, आपकी जरा कसरत हो जाएगी गले की, कुछ नहीं होने वाला। आपके चीखने, ऐसे चीखने चिल्लाने वाले मैंने बहुत देखे श्रीमान जी, और ऐसे चीखने वाले जो पीछे डबरू बता के चलते हैं और बूझू लेके चलते हैं, और ऐसे बूझू लेके चलने वाले बहुत आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इस तरीके से शांत रहिए, कुछ नहीं होने वाला। हाशमी साहब, देश को नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसलिए थोड़ा इज्जत से बात करिए। हाशमी साहब, हाशमी साहब, देश को सर्व किया है, देश को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए थोड़ा इज्जत से बात करिए। मैं आपसे पहले कह रही हूँ। और दूसरी बात, डीजीपी साहब, जो पुलिस कार्रवाई करे उस पर सवाल उठा दो, बोल दो बेगुनाहों के लिए कर रहे हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं, बड़ा आसान है सर, वेरी कन्वीनियंट पॉलिटिक्स ना। इज्जत वो देता है जो खुद इज्जतदार हो, पूरी जिंदगी रिश्वत, जिसको मालूम ही नहीं इज्जत क्या होती है, वो क्या इज्जत देगा। एक मिनट, हाँ अवनीश जी, राकेश जी, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूं। अवनीश जी, कितनी कन्वीनियंट पॉलिटिक्स है, जो कार्रवाई हो उस पर सवाल उठा दो, क्योंकि वहां से सवाल उठाने से आपको फायदा सियासी दिखता है, ये सियासी फायदा है। सर मैं तो खुलकर कह रही हूं, ऐसे लोगों को तो वो लोग भी वोट नहीं करेंगे जिनके वोट के भरोसे आप ये जहर फैला रहे हैं। अवनीश जी, ये एग्जैक्टली सुचरिता, बड़ी साफ सी बात है। कोर्ट से जिनको फांसी की सजा दी गई उसके लिए हाशमी साहब जैसे लोगों ने कहा अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा। सुप्रीम कोर्ट को कातिल कहा इन्होंने। याकूब मेनन के लिए कहा जुडिशियल किलिंग है ये, जिनको कोर्ट ने किया। एक बात, दूसरी बात बड़ी साफ सी बात है, अरे मुजरिम तो वो थे जो सरोजनी नगर में धनतेरस वाले दिन, दिवाली से 2 दिन पहले शॉपिंग करते हुए मारे गए। वो मासूम लोग थे जिन्होंने बम रखा था। वो जो लगातार संकट मोचन मंदिर में बनारस में 28 लोग मारे गए, असली मुजरिम तो वो थे। क्यों मंदिर गए? उनकी हिम्मत है मंदिर जाने की? बड़े मासूम लोगों ने जाकर के वहां बम रखा, मार दिया, 150 लोग घायल हो गए। मुजरिम थे अंदर मंदिर जाने वाले, मंदिर जाने की हिम्मत कर सकते हैं? मुजरिम लोग तो वो हैं जिन्होंने लोगों को कचहरी में सीरियल ब्लास्ट हो, जयपुर में ब्लास्ट हो, स्वामीनारायण मंदिर में ब्लास्ट हो, स्वामीनारायण मंदिर में ब्लास्ट हो, वो सब मासूम थे। रोज बम ब्लास्ट होते थे, सब मासूम थे साहब। बम रखने वाले तो मासूम होते हैं, मुजरिम तो वो है जो मरता है। कहीं भी हिंसा हो, हम उसकी निंदा करते हैं। हिंसा कहीं साहे की कविता है, रघुवीर साहे की कविता है। यहाँ पर बताओ, नहीं होंगे जो लोग मरे हैं, मासूम मरे हैं, वो मासूम है ना। हाशमी जी, हाशमी जी, जब बम फटता है तो वो ये नहीं देखता कि ये मुसलमान है या हिंदू है। जिनको राकेश, एक सेकंड रुकिए। हाशमी जी, यही सर तुष्टीकरण की राजनीति करते रहिए, आप देश का नुकसान करते रहिए। आपको सिर्फ अपने फायदे का लगा है, आपको देश के नुकसान की कोई सुध नहीं है। राकेश त्रिपाठी जी, ये जिस तरह से सीधे उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं, कह रहे हैं मासूम है, आपने कार्रवाई चुनाव को देखते हुए कर दी। हर कार्रवाई को चुनाव के चश्मे से देखना सर। सुचरिता जी, आपकी देखिए, आपकी डिबेट की जब शुरुआत हुई तो शुरुआत में ही आतंकी को सबसे पहले अभियुक्त कहा गया, अभियुक्त के बाद अगले स्टेप पर उतरते हुए आकर के उसको मासूम कहा गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी डिबेट समाप्त होते होते तक भारत रत्न की सिफारिश भी यही कर दी जाएगी। ये आतंकियों के पक्ष में इतनी सहानुभूति कहां से उमड़ने लगती है, कहां से इतने भाव आने लगते हैं? एक बार आतंकी ऑपरेशन में इनका नंबर जरा साझा करिएगा। 9,000 पत्थरबाजों पर से मुकदमे अगली बार जब कोई ऑपरेशन करने जाए तो हाशमी साहब को अपने साथ ले जाएं, हाशमी साहब को अपने साथ ले जाएं। ये मासूमियत में उनके देखा है, ये उनकी मासूमियत देखें, इनको फंड में सबसे आगे भेजा जाए कि मासूम लोग हैं, मासूमियत के साथ उनके साथ जाकर के बात करें। ऐसे तर्क गढ़ने वाले लोग, इन लोगों ने कभी आतंक को झेला नहीं है। आतंक में जिन परिवारों ने अपने परिवारों को खोया है वो जानते हैं आतंक का मतलब क्या होता है। वो जानते हैं कल जिन पुलिसकर्मियों ने वहां जाकर के छापा डाला है, उन पुलिसकर्मियों के परिजनों से पूछिए, उन पुलिसकर्मियों के परिजनों से पूछिए, उनके पुलिसकर्मियों के परिजनों के सांसें रुकी होंगी कि आज हमारा पति, हमारा बेटा, हमारा भाई आज आतंकियों की कार्रवाई में वहां गया हुआ है।
लेकिन इनके अंदर भावनाएं नहीं है। कपीश जी, ये अभियुक्त तो बताएंगे आपको अलकायदा में भी सर बड़ा दुखद है ये, लेकिन आपको अलकायदा में भी फायदा ही नजर आ रहा है अपना, आपको अलकायदा में भी फायदा ही नजर आ रहा है सर। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिन पर एक आवाज में बोलिए, एक आवाज में बोलिए कपीश जी, साथ कह सकता हूँ, एक आवाज में बोलिए। 7 साल से बहुत ताकतवर सरकार सेंटर में है, केंद्र में है। एक सेकंड, तो ये अलकायदा वाले और ISIS वाले कहां से आते हैं? 7 साल से बहुत ताकतवर व्यक्ति आपके हिसाब से सत्ता में है, केंद्र की सत्ता में। तो ये अलकायदा की हिम्मत कैसे हो गई हिंदुस्तान में कदम रखने की? इस बात का भी तो बताइए सर। आपने शायद खबर पढ़ी नहीं, आप बस आकर ही सवाल लेने। सरकार केंद्र में आपके आप जैसे सिंपैथाइजर बैठते हैं ना, आप जैसे सहानुभूति देने वाले लोग उनको ग्राउंड क्लियर उनके लिए बनाते हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, आप जैसे लोग भी एक्सपोज होंगे, जो लोग उनके सिंपैथाइजर हैं, ठीक है ना, हमें जल्दी ही होती जाएगी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हाशमी साहब स्लीपर सेल, हाशमी साहब एक सेकंड सर, ऐसा है सर, आतंकवाद में एक चीज है स्लीपर सेल्स, यानी कि वो लोग जो इनएक्टिव रहते हैं लेकिन आतंकियों के साथ संपर्क में, और किस तरह वो सालों साल स्लीपर सेल्स रहते हैं, और एक होते हैं वोकल सेल्स, यानी हाशमी जी जैसे लोग। वो वोकल सेल्स वो होते हैं जो आतंकवादियों को खुलकर समर्थन करने से पीछे नहीं हटते। आप उस वोकल सेल्स का हिस्सा लग रहे हैं सर, आप उस वोकल सेल का हिस्सा लग रहे हैं, आप उस वोकल सेल का हिस्सा है क्या हाशमी साहब? इन आतंकियों को सपोर्ट करने में आपको क्या मिलता है? अच्छा मुझे बता दीजिए सर, आपको क्या मिलता है, मुझे बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। सर स्लीपर सेल बहुत देखे, वोकल सेल भी देख रही हूं मैं, मुझे बताइए ना। आप ये बात कहिए हाशमी साहब, मुझे आप ये बात कहिए कि हिंदुस्तान का आतंकवादी है, वो स्लीपर सेल का हिस्सा है, ये बात कह दो अपने मुंह से एक बार। मुझे ये बताइए क्या मिलता है आपको? ये वोकल सेल आतंकियों का बनकर आपको क्या फायदा होता है? जवाब मैं देता हूं। कौन सा फायदा है? आपसे ये कह रहा हूं, कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? आप नहीं उनके प्रतिनिधि। मुबारक से ये बात मुसलमान आपसे नफरत करता है, आप उनके कंधे पर बंदूक रख करके पैसे भरते हैं, बिजनेसमैन है आप, मुस्लिम वोटों के भरता है वो बेचारा, वो पंचर लगा रहा है जो कई कुछ पुश्तों से। आप जैसा नहीं है वो, अखिलेश यादव जैसा नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाता है, वो कबाड़ी का काम करता है, उसको डरा करके कह दो ना। उत्तर प्रदेश की जनता को समझना है कि आतंकवादी कह दो ना, किस तरीके से। नहीं, किसने कहा ना, यही मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझ करके उनका इस्तेमाल करके उनका विकास नहीं होने दिया, उनको कबाड़ी का काम करने दिया, उनको सिर्फ पंचर लगाने दिया, सिर्फ वही बने रह गए। अरे हाशमी साहब, आप तो गरीबा कलाम है, गरीबा कलाम से बड़ी सब एक साथ नहीं बोलेंगे सर, सब एक साथ नहीं बोलेंगे। तो बड़ी मोटी दुकान है। आपने जो एक मिनट कपीश जी, जो आतंकवादी है वो आतंकवादी है, जिसने देशद्रोह के लिए काम किया है, वो आपने जो लाइन अभी बोली, यही लाइन तो बेच रहे हैं सालों से, यही लाइन तो बेच रहे हैं, सारे मुसलमानों को आतंकी बता दीजिए, यही लाइन बेच रहे हैं आप सालों से। ये पहली बार थोड़े कर रहे हैं आप। किसने उठाया सवाल? हमने तो धर्म की बात भी नहीं की, हमने तो कहा 2 आतंकी पकड़े गए, अलकायदा से तार जुड़े हैं, उसकी तफ्तीश हो रही है। आपने क्यों ये बोल दिया? आप हर किसी को धर्म से क्यों जोड़ते हैं? यही लाइन बेचते हैं आप अपने वोटर्स को कि देखो मुसलमानों को आतंकी बता रहे हैं और ये सबको बना देंगे, ये सबको बना देंगे, यही लाइन बेचते हैं ना। मेरा नाम लेके कहा गया सुचरिता, आपने भी कहा कि हाँ हम मतलब किसी न किसी तरह स्लीपिंग सेल हैं, आपने भी ये बात कही, तो हाशमी साहब नहीं कहना ही चाह रहे हो, ये लाइन आप बेचते हैं, ये लाइन और ये डर आप बिठाते हैं लोगों के जहन में। मैंने शुरू में कहा कि कोई मुसलमान नहीं उठा रहा है इस कार्रवाई पर सवाल, लेकिन जो मुसलमान के नाम पर राजनीति करते हैं वो सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वो डर आप बिठाते हैं और फिर कहते हैं देखो तुम्हारे साथ भी यही होगा जैसा इनके साथ हुआ। ये नहीं कहेंगे तो आपकी सियासी दुकानें नहीं चलेंगी। देश हित में भी आप ये करने से बाज नहीं आते हैं। थोड़ा तो बचिए हाशमी साहब, देश आपका है, देश मेरा है, हम सबका है। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय